बारिश का जोर टूट चुका था, मगर फिर भी बाहर अभी तक बारिश की वजह से अंधेरा सा फैला हुआ था। वो किचन में खड़ी अपनी ही सोचों में मद्दगम थी। जिंदगी उसके लिए इस कदर अजीब तरह के मोड़ लेकर आई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गो कि जो भी फैसला हुआ था वो बड़ों का था, लेकिन फिर भी उसे जमाने की नजरों की बहुत फिक्र थी। सबने कितने सवालात उठाए थे और आज मोहल्ले की एक औरत आई थी और उसने भी क्या नहीं कहा था। अब तो दूध भी उबल उबल कर चूल्हे पर गिर रहा था, लेकिन उसकी सोचों का इर्तिकाज फिर भी नहीं टूटा। तभी गाड़ी की आवाज आई और जावेद घर में दाखिल हुआ। उसने घर में अंधेरे को महसूस करते हुए ताज्जुब से उसे एक दो आवाजें दी, मगर वो पता नहीं अपनी ही सोचों में गुम कहाँ पहुंची हुई थी कि उसके कानों तक जावेद की आवाज पहुंच ही ना सकी। इंसान कभी कभी अपनी ही सोचों में किसी और दुनिया में निकला होता है, और उसका हाल भी कुछ फिलहाल ऐसा ही हो रहा था। सनोबर, वो पुकारता हुआ किचन में दाखिल हुआ, क्योंकि किचन की जलती हुई बत्ती से उसे अंदाजा हो गया था कि वो इस वक्त यहां पर ही होगी। जावेद उसको दरवाजे में रुककर कई साने देखते रहा कि शायद वो इसको और उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेगी, लेकिन वो तो आवाजें नहीं सुन पा रही थी, तो महसूस क्या करती? वैसे भी उसका अब महसूसात से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वो उसकी तरफ आ रहा था। नजरें उसकी चूल्हे से उबलते हुए दूध पर थी। उसने चूल्हा बंद किया तो सनोबर ने चौंकते हुए उसे देखा और ना चाह कर भी नजरें चुरा ली। कब तक किसी शराब के पीछे भागोगी? वो सख्ती से कहते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, जबकि सनोबर के अंदर उसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे मुंह में कोई जबान है या नहीं? जावेद की जबान में ना चाह कर भी सख्ती घुली थी, क्योंकि ये कोई एक दो रोज की बात नहीं थी, बल्कि उनकी शादी को 7 महीने हो गए थे। लेकिन सनोबर की चुप नहीं टूटी थी। अब भी उसको जवाब देने के बजाय वो नजरें चुरा कर रह गई। अम्मा और भाई कहां पर हैं? जावेद ने कूलर से पानी ग्लास में डालते हुए एक नजर उसे देखकर पूछा। पता नहीं, उसने हमेशा की तरह लाइनमे का इजहार करते हुए। ना चाहकर भी जावेद को आज शदीद गुस्सा दिला दिया। गिलास को गुस्से से वो शेल्फ पर पटक कर तेजी से उसके तरफ आया और उसको दोनों कंधों से थामकर अपनी खून आशाम आंखों को उसकी सहनी हुई और बेतासुर आंखों में डाला। तुम्हें इस दुनिया में किसी चीज की खबर है भी या नहीं? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। दांतों को कचकचा कर उसने जैसे बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दमाया था, तो वो एक बार फिर से नजरें चुरा गई और वो थके हारे इंसान की तरह कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसने अपनी बहन का नंबर मिलाया। मैंने बस आपकी वजह से इस औरत से निकाह किया था। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नजदीक मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की कोई अहमियत नहीं है, और अपनी इन मौजूदगी की फरामोशी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था तो जाहिदा को काफी परेशानी हुई। उसने जल्दी से चूल्हा आहिस्ता किया और किचन से बाहर निकल आई। क्या हो गया जावेद? उनको इसके यूं बरहम होने की वजह समझ में नहीं आई थी। वो तो बहुत सब्र तहम्मुल वाला लड़का था। घर वालों की मानकर उसने सनोबर से निकाह कर लिया था और उसको निभाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर अब वो वाकई में हार रहा था। कुछ नहीं हुआ, आप लोगों का किया गया एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों की वजह से उससे निकाह किया था। मुझे फोर्स करने वाली आप और अम्मा थी, और आप लोगों की वजह से मुझे लग रहा है कि मैंने जज्बात में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि उस औरत को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। ना वो कोई फर्ज निभाती है, ना उसे हुकूक की परवाह है, ना उसे घर की जिम्मेदारी का एहसास है। उसके नजदीक मेरा होना या ना होना एक बराबर है। जावेद के लहजे का दुख उसकी बहन के कलेजे पर जा लगा,
क्योंकि उन्होंने ही बड़े भाई की बेवा से छोटे भाई का निकाह करके शायद जज्बात में आकर गलती करती थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। अपनी तरफ से इस बात को हकीकत मानकर उसने फिर भी भाभी की तरफदारी की और ना चाहकर भी कमजोर अंदाज में दलील दी। आपके ख्याल में 7 महीने कम अरसा है? मुझे सबसे बुरी बात यह लगती है कि वो मेरी जात की ही नफी करती है, और आप जानती हैं कि मैं कितना अनापरस्त हूं। मैं अपनी जात की मनफियत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से से कह रहा था और उसकी बहन ने वाकई में अपना सर थाम लिया कि पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने छोटे भाई को इस मुसीबत में डाल दिया था। अभी उनको इल्म नहीं था कि घर वालों ने असल में उसके साथ कौन सा खेल खेला था। अगर उसे इल्म हो जाता तो शायद जिंदगी में दोबारा कभी किसी दूसरे इंसान पर यकीन नहीं कर सकता था कि उसके सगे वालिदैन और बहन भाइयों ने ही उसे किस कदर अंधेरे में रखा था और ये शादी क्यों करवाई गई थी। अगर उसे इल्म हो जाता तो वो जीते जी मर जाता। बहन को भी शदीद मलाल हो रहा था कि उन्होंने छोटे भाई की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। तभी उसकी चाय लेकर सनोबर कमरे में आई, क्योंकि वो दफ्तर से आने के फौरन बाद चाय पीने का आदी था। मैं आपसे बाद में बात करूंगा बाजी। एक नजर अपनी उस लापरवाह सी बीवी पर डालकर उसने बहन को अलविदाई कलमात कहकर कॉल काट दी। वो चाय रखकर वहां से पलटकर जाने ही लगी थी कि जावेद ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया और हल्का सा झटका देकर बेड पर अपने पास गिरा दिया। वो उसे खुमार आलूद निगाहों से देख रहा था और वो इसे सहमी हुई नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे जो जावेद ने अपने हाथों से पीछे किए। ये क्या कर रहे हैं आप? खौफजदा से लहजे में उसे देखते हुए अजब अहमकाना सवाल किया। मुझे लगता है कि तुम्हें वक्त देकर मैंने गलत किया है, वो मुस्कुराकर नरमी से कह रहा था। उसे करीब से देखकर जो गुस्सा उसकी जात पर आया हुआ था वो सारा खत्म हो गया था। मेरी बात सुने, मुझे आपको एक सच बताना है। उसने हिम्मत करके आखिर इसको इतना बड़ा सच बताने के बारे में सोच ही लिया था और उसके अंजाम के बारे में भी तसव्वुर नहीं किया था। हालांकि वो दिल ही दिल में अब उसे मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि उसने आज तक जावेद जितना अच्छा इंसान नहीं देखा था। लेकिन फिलहाल मैं कोई भी सच नहीं जानना चाहता, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि बीवी की खूबसूरती और कुर्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन मुझे आपको सच बताना है और वो बहुत जरूरी है। प्लीज आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद आपको मेरे वजूद से नफरत हो जाएगी और आप मुझे छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहेंगे। मैं नहीं चाहती कि ये सच कोई और आपको बताए और आप मेरी जात को दोबारा धुतकार दे। तो बेहतर है कि मैं उसको खुद ही आपके कानों तक पहुंचा दूं। उसके लहजे में गुजारिश नहीं थी, मगर कुछ ऐसा था कि वो चौंक कर उसे देखने लगा, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई थी ये पहली बार थी कि सनोबर इतना बोली थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जावेद ने बेसाख्ता उसे देखा। हाँ बोलो, तुम्हें कौन सा सच है जो मुझे बताना है? अबरू ऊपर को उठाकर उसने सनोबर की जानिब देखा और उसे इजाजत दी। लेकिन उसे क्या इल्म था कि जो सच्चाई खुलने वाली है उसके बाद उसे इस दुनिया से नफरत हो जाएगी। किसी रिश्ते पर मान या यकीन नहीं रहेगा। 2 साल कबल। जुबैर, मैंने तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत लड़की पसंद की है कि तुम उसे देखोगे और देखते ही रह जाओगे। बिल्किस खातून ने अपने बेटे की जानिब देखा और गोया उसे लालच दिया। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इससे बेहतर है कि आइंदा इस मौजू पर कोई बात आप मुझसे मत कीजिएगा, वरना मैं आपके साथ बैठना छोड़ दूंगा। ओसे से कहकर पैर पटकता वहां से चला गया, जबकि अम्मा पीछे हक दक सी बैठी रह गई। जावेद जो अपने कमरे से निकल रहा था
वो इन दोनों की ये गुफ्तगू सुन चुका था, इसीलिए ताज्जुब से सर हिलाता हुआ अम्मा की तरफ आया। अम्मा, जब आपको अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि भाई इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते और उसका तस्करा छेड़ते ही उनका मूड खराब हो जाता है, तो आप क्यों ये बात करती हैं? जावेद ने खाना प्लेट में निकालते हुए उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। वो माँ का दर्द नहीं समझ सकता था, बस यही चाहता था कि जो मौजू किसी को बुरा लगे तो उस पर बात ना की जाए, तो बात खत्म हो जाती है। मैं जानती हूं कि उसे ये बात नहीं करनी, लेकिन वो मेरा बेटा है और मैं उसको अपनी जिंदगी यूं मजीद बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। अम्मा के चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी थी। अम्मा, आपको मालूम है कि वो शमसा को पसंद करता था और मामू लोगों ने रिश्ता नहीं दिया, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो चुके हैं। उन्होंने शमसा को पाने के लिए बहुत मेहनत भी की थी और अपने कारोबार को कहां से कहां पहुंचाया, सिर्फ इसलिए कि उसको पा सकेंगे, लेकिन जब नहीं मिली तो उनका टूटना बनता है। हम सबको मालूम है कि शमसा के लिए वो किस कदर दीवाने थे, तो आप खुद ही सोच लें कि जब तक वो खुद इस अजियत से बाहर नहीं निकल आते, कोई उनको निकाल नहीं सकता। तो बेहतर है कि आप उनकी शादी का तसव्वुर दिल से निकाल दें, क्योंकि जो भी लड़की यहाँ पर आएगी वो उसको खुश नहीं रख सकेंगे। तो बेहतर है कि उनके साथ साथ किसी और लड़की की जिंदगी को भी खराब ना किया जाए। जावेद ने अपनी तरफ से समझदारी की बात की, मगर अम्मा का दिल ही दहल गया। क्या फजूल बातें कर रहे हो बेटा? अल्लाह ना करे कि वो खुश ना रह सके। देखना, जैसे ही कोई लड़की उसकी जिंदगी में आएगी और उसके सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी, तो उसे इस खौल से बाहर आना पड़ेगा। उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने जैसे यकीन से कहा था, जबकि जावेद ने कंधे उचका लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि यह औरतों का डिपार्टमेंट था, यहां पर उसका कोई मशवरा काम नहीं आने वाला था। चले, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें। बाजी को भी कॉल करके मशवरा कर लें, लेकिन परेशान मत हो, यकीनन इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। माँ का उतरा चेहरा देखते हुए उसने तसल्ली दी। हाँ, मैंने उसे इसीलिए आज यहाँ बुलाया है। तुम ऐसा करना कि मुझे चावल और चिकन ला देना, ताकि मैं बिरयानी बना लूं, क्योंकि तुम्हारी बहन को बहुत पसंद है। बेटी का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखरने लगे थे। क्या आप अपनी बहुओं से भी इतनी ही मोहब्बत करेंगी? जावेद ने शरारती मूड बनाते हुए उनका ध्यान बटाना चाहा, और वो उसमें कामयाब भी हो गया था, क्योंकि बेटों की शादी अम्मा का पसंदीदा तरीन मौजू था, जिस पर वो घंटों बात कर सकती थी। बिल्कुल, वो भी मेरी बेटियां ही होंगी, और मैं उनके भी नाज नखरे ऐसे ही उठाऊंगी जैसे मैं तुम लोगों के उठाती हूं। उन्होंने मोहब्बत से जिक्र किया। वाह वाह, यानी जो लड़कियां इस घर में आएंगी तो बड़ी खुशकिस्मत होंगी कि उनको इतनी अच्छी सास मिलेगी। उसने मां को मोहब्बत से देखते हुए कहा तो बेसाख्ता शर्मा गई। फिर किसी न किसी तरह अम्मा और बाजी ने जुबैर को शादी के लिए मना कर ही दम लिया था, और उसने इनसे कहा था कि वो इस शादी को निभाने का कोई वादा नहीं करता, और उस लड़की के जहन में भी किसी किस्म की कोई तवक्कुआत मत डालिएगा। शादी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर कर रहा हूं। अम्मा और बाजी के लिए यही काफी था कि वो शादी के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आप लोग आने वाली लड़की के साथ ज्यादती कर रही हैं अम्मा। वो बेचारी इस घर में आंखों में हजारों सपने सजा कर आएगी, और आप लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? आपको पता है, भाई शादी के लिए राजी नहीं है और वो उसको कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज जबरदस्ती उनकी शादी करवाकर किसी लड़की की जिंदगी तो खराब ना करें। जावेद को जब इल्म हुआ तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि किसी की जिंदगी इस तरह खराब कर दी जाए। बेटा, वो ये लड़की यतीम और मिस्कीन है, उसका और कोई भी नहीं है, और उसके चचा और चच्ची उस पर जुल्म करते हैं और एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि जुबैर की उससे शादी कर दी जाए? थोड़ा वक्त लगेगा,
मगर वो उसे कबूल कर लेगा। अम्मा के दिल में दुनिया जहान का दर्द समाया हुआ था। सनोबर उनकी सहेली की बेटी थी और वो किसी तौर पर भी अपनी सहेली, और वो भी बचपन की सहेली की बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया था। लेकिन आप उसकी शादी किसी और के साथ भी तो करवा सकती हैं। आप किसी रिश्ते वाली से कहकर अच्छी जगह शादी करवा दे। जावेद को फिर भी ये मुनासिब नहीं लग रहा था, तो उसने अपना मशवरा दिया। बेटा, आजकल के लोग बिल्कुल भी काबिले भरोसा नहीं है, और यहाँ पर आएगी तो कम से कम हम लोग तो उसके लिए अपनायत रखेंगे। जुबैर भी थोड़े ही अरसे में उसको कबूल कर लेगा। वो उसकी बीवी होगी, और इंसान अपनी बीवी से कितना अरसा मुंह मोड़ कर रह सकता है। इसीलिए तुम उसकी फिक्र ना करो। अम्मा को पता नहीं क्यों जुबैर पर पूरा यकीन था, इसीलिए उन्होंने उसे भी बेफिक्र होने का कह दिया। तो वो क्या कर सकता था। इसीलिए कंधे उचकाकर भाई की शादी की तैयारियां करने लगा। शादी हो गई और खूबसूरत सी सनोबर रुखसत होकर इनके घर आ गई। जो भी देख रहा था वो देखता ही जा रहा था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि नजरें हटाए नहीं हट रही थी। सास, नंद और बाकी ससुराल वालों का प्यार देखकर उसको यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उसकी एकदम किस तरह से बदल गई थी। उफ़ अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत भी हो सकती हूँ। कमरे में बेड की पुश से तेक लगाकर उसने एक तायराना निगाह इस खूबसूरत से कमरे पर डाली और फिर इतरा कर कहा। लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि किस्मत ने उसे आजमाने के लिए यहाँ पर भेजा था। मेरी जिंदगी की कहानी भी सिंड्रेला जैसी हो गई कि एक शहजादा मेरी जिंदगी में आ गया और उसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल बदल दिया। उसकी जुबैर पर नजर सरसरी सी पड़ी थी, लेकिन सहेलियों ने उसकी तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए थे। तो तब से उसे बगैर देखे ही अपने शौहर से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। वो कमरे में आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए बैठी थी और उसकी मुंतजर थी। तभी कोई घंटा डेढ़ इंतजार करने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। सफेद रंग की शेरवानी में वो वाकई किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। दिल की धड़कनों को उसने कानों में गूंजते हुए सुना। पता नहीं क्यों नजरें जो गई थी और दिल था कि बेकाबू हुआ जा रहा था। सबने उसकी बहुत तारीफें की थी, सो उसे उम्मीद थी कि उसका शौहर भी उसे देखते ही उसके हुस्न की ताब नहीं ला सकेगा और उसकी मोहब्बत में ढेर हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि तमाम ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं। वो उसके ऐन सामने आकर बैठा तो सनोबर के हाथ पैर कांपने लगे थे। नजरें उसकी जानिब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कहते हैं कि आपका महबूब शख्स आपके सामने हो तो नजरें एहतराम में झुक जाती हैं। तो इस वक्त उसका कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, बल्कि इससे कहीं ज्यादा हो जितनी मैंने तुम्हारी तारीफें अम्मा और बाजी से सुनी थी। जुबैर ने उसे देखते हुए कहा तो सनोबर का चेहरा सुर्ख हो गया था। आज से पहले कभी किसी मर्द से उसने अपनी तारीफ नहीं सुनी थी और अपने शौहर से ऐसी तारीफ सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। चंद ही लम्हों में उसकी आंखों ने पता नहीं कितने ख्वाब सजा लिए। लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, तुम तो पसंद भी नहीं हो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अम्मा का दिल रखने के लिए की है। तमाम ख्वाब उसकी आंखों से टूट कर गिर गए थे। वो आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियां लिए अजियत से उसे देख रही थी। अभी चंद लम्हे पहले ही तो उसने इसकी बात मानकर आंखों में ख्वाब सजाए थे और वो चंद ही लम्हों में उनको चकनाचूर कर गया। मैं जानता हूं मेरी बात सुनकर तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी किस्म की खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए आसानी होगी कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसने ये कहने के बाद एक डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई। ये अम्मा ने तुम्हारे लिए तोहफा दिया था। उसने गोया दिल तोड़ने का तोहफा दिया था।
جبکہ صنوبر نے اس گرفت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، کیونکہ جو تحفہ وہ دے چکا تھا وہی بہت بڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب اس نے تحفہ لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا اور بس یک ٹک اسے دیکھتی رہی تو زبیر نے ناسمجھی سے ابرو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا اور اس کے ضبط کی توہین کر گیا۔ جس اذیت سے وہ اس وقت گزر رہی تھی کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کس چیز کی وجہ؟ وہ پتہ نہیں واقعی میں اتنا معصوم تھا یا انجان بن کر معصومیت کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر صنوبر نے گہری سانس لی، گویا ایک بار پھر سے اپنے ضبط کو منجمد کیا ہو جو بہتا چلا جا رہا تھا۔ کہ آپ نے اپنی نئی نویلی دلہن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے رد کرنے کے پیچھے کیا نظریہ ہے۔ وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ زبیر نے گہری سانس لی اور نظریں چرا لی۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا جان کر، چھوڑو۔ زبیر اس کو وجہ نہیں بتانا چاہتا تھا، دراصل اسے اس لڑکی پر اب ترس آ رہا تھا کہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب ملے گا، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ نے مجھے رد کر دیا۔ وہ اتنی بہادر ہرگز نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے اندر اسے سوال جواب کرنے کی ہمت آ ہی گئی تھی۔ تمہیں جواب سن کر تکلیف ہوگی تو اسی لیے بہتر ہے کہ رہنے دو، سہ نہیں پاؤ گی تم۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ وہ ہر حال میں جواب لے کر رہنا چاہتی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں آپ کا یوں بری طرح سے رد کرنا برداشت کر سکتی ہوں تو میں اس دنیا میں کچھ بھی سہ سکتی ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہت ہی پختہ لہجے میں کہا تو زبیر نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ واقعی اگر اس کی دھتکار کو سہ سکتی تھی تو وہ اس دنیا میں کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اماں نے مجھے بہت مجبور کیا تھا، کیونکہ تم ان کی سہیلی کی بیٹی تھی، تو میں ان کی محبت کے آگے مجبور ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم مجھ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھو گی۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس کی ذات کے پرخچے اڑا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ساکت سی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر پھر بھی اونچی آواز میں نہیں رو رہی تھی، کیونکہ اس سے نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کے آنسو دیکھے یا اسے کمزور سمجھے۔ اس کے چہرے پر نئی نویلی دلہنوں والی کوئی خوشی نہیں تھی، سو بغیر کہے ہی اس کی ساس اور نند کو علم ہو گیا تھا کہ اس کی خوبصورتی بھی اس کے شوہر کو قابو نہیں کر سکی۔ ولیمہ وغیرہ ہو گیا تو جس روز اس کی نند نے اپنے گھر جانا تھا تو اسے اماں کے کمرے میں بلایا تاکہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتا سکے۔ دیکھو، تمہیں یہاں پر ٹپیکل سسرال بالکل نہیں ملے گا، نہ یہاں پر تمہیں ظالم ساس ملے گی اور نہ ہی ظالم نند ملے گی جو تمہارا جینا حرام کرنے کے لیے میکے میں آئے گی، بلکہ یہاں پر تم کو محبت کرنے والی ساس اور محبت کرنے والی نند ملے گی۔ ہماری طرف سے تمہیں مکمل طور پر سپورٹ ملے گی۔ زائدہ باجی نے اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹپیکل سسرال تو نہیں ملا، لیکن ظالم شوہر ضرور مل گیا۔ سسرال محبت کرنے والا مل گیا ہے، خوش قسمتی ہے، مگر جو شوہر نفرت کرنے والا مل گیا وہ بد قسمتی ہے، اور اس وقت بد قسمتی خوش قسمتی پر حاوی ہے۔ وہ ان سے کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ زبیر شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن تم بہت خوبصورت ہو اور سب سے بڑھ کر اس کی بیوی ہو، یعنی کہ ایک خوبصورت اور سلیقہ شعار بیوی ہو۔ اور سچ کہوں تو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ خوبصورتی مرد کو قابو کر سکتی ہے۔ زائدہ باجی نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے سمجھایا
तो उनकी बात सुनकर उसके लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। जिस मर्द का दिल पहले ही किसी और के कब्जे में हो, तो उसकी बीवी चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे उस जमाने में ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, उसे वो कभी नहीं लग सकती, क्योंकि जो उसे खूबसूरत लगती है वो उससे पहले ही मोहब्बत कर चुका होता है। वो उनसे ये बात नहीं करना चाहती थी, इस राज को सीने में ही दबा कर रखना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे जबान फिसल गई और ये अदा हो गया। और उन माँ बेटी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा था कि उनका बेटा ये राज भी नहीं रख सका था, और ना चाहकर भी, बेकसूर होते हुए भी वो उससे शर्मिंदा होने लगी। देखो, हमें मालूम है, मगर हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, और मर्दों को वैसे मोहब्बतें होती रहती है, लेकिन अगर तुम समझदारी के साथ चलोगी तो देखना वो थोड़े ही अरसे में तुम्हारे गुण गाने लगेगा। जायदा बाजी ने उसे यकीन दिलाया था, और उसने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया था, क्योंकि वो अफसानी दुनिया पर बहुत यकीन रखती थी। तो किसी खूबसूरत सी कहानी को जहन में लाते हुए उसने सोच लिया कि जल्द ही वो अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी। फोन उसके पास मौजूद था और वो नेट पर यही सर्च करती रहती कि शौहर का दिल कैसे जीता जाए। उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं रही थी, वो हर वक्त अपने शौहर का दिल जीतने के बारे में सोचती रहती, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान का दिल वो नहीं जीत पाई थी, क्योंकि वो सच्ची तो कहती थी कि उसका दिल पहले ही किसी और के कब्जे में था। तो वो क्या जीत पाती? जो पहले ही कैद हो उसके दोबारा कैद करना मुमकिन नहीं होता। वो रोजाना उसके लिए सच संवर कर जाती और फिर उसके लिए तैयार होती, खाने बनाती, मगर जुबैर का दिल उसकी तरफ मायल ना हो सका। फिर एक दिन की बात है कि जब वो कमरे में आया तो वो आज पहली बार सजने संवरने की बजाय सोफे पर बेसुध बैठी हुई थी। वो कमरे में आया था तो सनोबर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। जुबैर को आदत हो गई थी उसको रोजाना सजे सवरे देखने की, और दिल ही दिन में वो अब इसे सराहने लगा था, लेकिन मर्दाना अना थी कि उसे कहने की हिम्मत नहीं दे रही थी। वो चंद सानिये जानबूझकर खटपट करता रहा कि वो इसकी मौजूदगी को नोटिस में लाएगी, लेकिन वो अपनी ही सोचों में बैठी हुई थी। क्या हुआ है? कोई मर गया है क्या? जब वो कुछ ना बोली और उसकी तरफ देखा तक नहीं, तो जुबैर से कहे बगैर रहा ना गया। क्या हुआ है? ऐसी उजड़ी हालत में क्यों बैठी हुई हो? इसे खामोश देखकर जुबैर उसके सामने बैठा और हैरानी से देखते पूछा। उजड़ तो मैं उसी रोज गई थी जब आपने मुझे रद्द किया था। बस रोज किसी ताज़ा कब्र की तरह उन पर फूल डाल देती थी, और आज हिम्मत जवाब दे गई है। उसे अपनी अजियत भरे लहजे में कहते हुए जुबैर को भी हैरान परेशान कर दिया था, बल्कि मलाल में मुब्तला कर दिया था, शर्मिंदा कर दिया था। क्यों जवाब दे गई है? जुबैर पता नहीं क्या जानना चाहता था। सरोबर ने जिस तरह उसे देखा तो उसका दिल अंदर तक कट गया। यार क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। क्यों थक गई हो? बताओ। पता नहीं क्यों वो उसका थकना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब आप किसी पौधे को बहुत मोहब्बत से पानी डालते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, और फिर आपको एक रोज इल्म होता है कि उस पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं थी, उस परवाह की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर शदीद दुख होता है कि आपकी इतनी मोहब्बत ने भी उस पर कोई फर्क नहीं डाला। फिर आप थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि इंसान के पास मंजिल का पता ना हो तो वो चल चल कर थक जाता है। जब आपकी मोहब्बत रायगां चली जाए तो उससे बढ़कर और क्या तकलीफ होगी? आपकी हर कोशिश बेकार चली जाए, उससे बढ़कर और कोई अजियतनाक लम्हा होता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर भी वो उसकी तरफ देखते हुए पूछ रही थी। तो जुबैर कितनी ही देर उसे खामोशी से देखता रहा। हो सकता है कि ये सब रायगा ना गया हो सकता है कि ये सब समराबर साबित हो गया हो सकता है कि तुम्हारे मोहब्बत करने के अंदाज से ही किसी पत्थर दिल इंसान को मोहब्बत हो गई हो,
जुबैर ने इस कदर खूबसूरत एतराफ़ किया था कि वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। हाँ सनोबर, कुछ भी रायगा नहीं गया। मुझे तुमसे नहीं मगर तुम्हारे मोहब्बत करने के अंदाज से मोहब्बत ज़रूर हो गई है। तुम जब मेरे लिए सजती संवरती हो तो मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए जाओ, जाकर मेरे लिए सब्र कराओ। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत का पहला दिन है। उसने जिस तरह कहा तो वो खुशी से रोने लगी। जिंदगी खूबसूरती से गुजर रही थी। तकरीबन 4 से 5 महीने गुजर गए थे। सब घर वाले बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है कि उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया था। फिर एक रोज़ वो घर आया और जल्दी से सनोबर को कमरे में बुलाया। एक रोज़ तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे जान भी मांगूं, तो तुम उससे इतनी ही मोहब्बत करती हो कि जान भी दे दोगी। जुबैर ने जिस तरह कहा तो सनोबर ने उसे हैरानी से देखा और इकरार करते हुए कहा, जी जुबैर, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोली, शम्सा से मेरी मुलाकात हुई है आज ही, और मुझे इल्म हुआ कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है। मैंने उसके लिए खुद को बहुत तड़पाया है। तुम जानती हो कि मुझे उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है और अब मैं मज़ीद तड़प नहीं सकता। और मुझे मालूम है कि वो मुझसे शादी सिर्फ इसी शर्त पर करेगी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत ना हो। यानी मैंने उसे शादी की पेशकश की तो उसने कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना होती तो वो मुझे कबूल कर लेती। तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अब मज़ीद नहीं रख सकता। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़, मैं शम्सा के बगैर नहीं रह सकता और मुझे ज़िंदगी में शायद दोबारा कभी उससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। उसने एक ही सांस में अपनी बात को मुकम्मल किया और फिर एक गहरी सांस ली और सनोबर की तरफ देखा, जो पत्थर का बुत बनी बेयकीनी से उसे देख रही थी कि जैसे उसे अभी तक उसकी बातों की समझ ना आई हो कि वो क्या कह रहा है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, उसने किस कदर आसानी से कह दिया था, जबकि वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। पता नहीं क्यों उसे भी तकलीफ हो रही थी ये बात कहते हुए। मुझे माफ कर देना सनोबर, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और मुझे दुख भी हो रहा है। वो कितना अजीब शख्स था कि छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन छोड़ रहा था। मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूं। उसने चंद ही लम्हों में अपनी सारी जिंदगी की खुशियों को बर्बाद कर दिया था। जब सब घर वालों को इल्म हुआ तो उन पर एक कयामत टूट गई। जब बात मालूम हुई तो अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ जुबैर के मुंह पर मारा, लेकिन इस थप्पड़ ने जुबैर को होश तो दिला दिया था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। शम्सा के घर वालों को जब इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इससे शादी करनी होती तो हम पहले ही कर देते, लेकिन हमने नहीं करनी क्योंकि इसके हक में इस्तिखारा एक बार भी ठीक नहीं आया, तो हम कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ा है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। जुबैर ने शम्सा को कॉल करके तड़प कर कहा, तुम दुनिया के इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था ये बात कहकर। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दोगे। देखो, एक बात कहूँगी कि जो मर्द इस कदर अहमक हो कि वो अपनी बीवी को मोहब्बत के लिए छोड़ दे, तो मैं उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगी, क्योंकि मोहब्बत कशिश होती है और वो कशिश कल किसी और से भी हो सकती है, और मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फिर उसने लाख मिन्नतें की, लाख तरले किए, मगर शम्सा ने दोबारा उसका फ़ोन कभी नहीं उठाया और उसको भी एहसास हो गया कि उसने किस कदर बड़ी गलती कर दी है, सनोबर जैसी नेक और अच्छी बीवी को छोड़कर। फिर अब एक आखिरी हल रह गया था। वो अम्मा और बहन के आगे रोया कि उससे गलती हो गई है और वो सनोबर से दोबारा शादी करना चाहता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें,
मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया था। मुझे लगता है शैतान ने मुझे बरगलाया था। मैं सनोबर के बगैर मर जाऊंगा, इसीलिए प्लीज कुछ भी करके मेरी उससे शादी करवा दे। सनोबर की तो अपनी कोई राय नहीं रह गई थी। वो वैसे भी उससे मोहब्बत करती थी। तो जब उसके सामने ये केस रखा गया कि अगर हलाला के बाद उसकी दोबारा शादी कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन हलाला के लिए कौन राजी होगा? अम्मा ने फिक्रमंदी से उसे देखा। देखें, हम किसी और से नहीं कह सकते, और वैसे भी बाहर किसी को नहीं इल्म कि तलाक हो गई है। अगर मालूम हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम जावेद को फोर्स करके शादी करवा देते हैं, और कुछ अरसे बाद उन दोनों के दरमियान थोड़ी गलत फहमियाँ वगैरह क्रिएट करेंगे। तो जावेद जज्बाती लड़का है, वो फौरन इसको तलाक दे देगा और यूं उसकी शादी दोबारा भाई से कर दी जाएगी। सनोबर को इस बात पर शदीद एतराज था, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि उसकी राय को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। इसीलिए उसने चुप करके खामोशी को लबों का लिबास बना लिया। जब जावेद को फोर्स करने की बारी आई तो वो इस बात के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं था, लेकिन अम्मा ने उसे किसी न किसी तरह राजी कर लिया। यकीनन उसे बहुत ज्यादा वास्ते दिए गए, वरना इतनी जल्दी वो इस बात के लिए रजामंद नहीं हो सकता था। और सनोबर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जो भी था सबसे ज्यादा गलत जावेद के साथ हो रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसके घर वाले मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। और जुबैर का इन दिनों वीजा आ गया था तो वो दुबई चला गया। 5 महीनों से जावेद ने इस शादी को जबरदस्ती चलाया था। वो हकीकत नहीं जानता था, इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो सनोबर का ख्याल रखे और उसे बीवी का दर्जा दे। मगर सनोबर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वो सारी हकीकत जानती थी। हाँ सनोबर, बताओ, कहाँ खो गई? वो जो उसे कुछ बताने लगी थी तो इसी दौरान जावेद की अहम कॉल आ गई। तो वो बाहर चला गया और वापस आया तो वो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके 2 बार कहने पर भी उसकी सोच का रुख ना टूटा। तो जावेद ने फिर पूछा। कभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंक गए। अम्मा ने उन दोनों को बाहर आने का कहा था। जब दोनों बाहर आए तो जुबैर आया हुआ था। सनोबर को लगा जैसे सारे किए कराए पर पानी फिर गया हो। उसने यही सोचा था कि वो उसके बाहर से आने से पहले ही इसे सच बता देगी, जावेद को बताएगी कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है, वो वापस जुबैर की तरफ नहीं जाना चाहती। जुबैर काफी खुश लग रहा था और जावेद ने भी उससे अच्छे से बात की थी। जो भी था वो इसका भाई था। देखो जावेद, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मैं मानता हूं यह हकीकत जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन यह बताना जरूरी है कि हमने तुम्हारी शादी सनोबर के साथ धोखे से कराई थी। और फिर चंद ही लम्हों में जुबैर ने सारी हकीकत बता दी। तो जावेद सर पकड़ कर बैठा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि घर वालों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। वो भागकर वापस अपने कमरे में चला गया और कमरा बंद कर लिया। सनोबर ने बहुत कोशिश की थी कि वो दरवाज़ा खोले और वो उसे हकीकत बताए, और बताए कि वो यही सच कब से बताना चाह रही थी, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही तय करके बैठी हुई थी। क्या हो गया? तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम यहां बैठकर रो रही हो। जुबैर को उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कमरे के बाहर बैठी हुई रो रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने हमेशा मुझे एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया। आपने जो भी फैसला किया वो आपका एकतरफा फैसला था और मेरी मजबूरी थी कि मुझे खामोश रहना पड़ा था। लेकिन याद रखें, अब मैं मजीद खामोश नहीं रहूंगी और आपके हाथों से कठपुतली नहीं बनूंगी। मजीद अपनी जात की तजलील आपसे नहीं कराऊंगी। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हुई थी। मैं आपकी इज्जत करती थी और शौहर होने के नाते आपको बहुत मान दिया था, मगर आपने उसकी कदर नहीं की। और अब मैं दोबारा आपकी तरफ कभी पलट कर नहीं आऊंगी।
मैं पहले भी अपने शौहर के साथ मुखलिस थी और अब मैं अपने शौहर के साथ मुखलिस हूँ। मैं जावेद से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और उसको आज ये सब बताना चाहती थी, मगर अचानक आपने ये सब करके खराब कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जुबैर ने बरहमी से कहा। मगर मैं जावेद से मोहब्बत करती हूँ, अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, वो चिल्लाई थी। और जावेद सच जान चुका है और वो तुम्हें दोबारा कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसका अगर कोई एक बार एतबार तोड़ दे तो वो दोबारा उस पर कभी एतबार नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब ने ये किया था। बेहतर है कि ऐसी बातें मत करो कि कल तुम्हें मुझसे माफी ना मांगनी पड़े, क्योंकि अब वो तुम पर एतबार नहीं करेगा। जुबैर उस पर हंसते हुए कह रहा था और वो दुख से इसे देख रही थी। तभी दरवाजा खुला। जावेद कमरे से बाहर निकला तो जुबैर उसे दिलचस्प नजरों से, जबकि सनोबर उसे डरते हुए देख रही थी कि कहीं उन दोनों को साथ खड़ा देखकर वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। लेकिन वो सारी बातें सुन चुका था। ठीक कहा आपने कि कोई मेरा एक बार एतबार तोड़ दे तो मैं दोबारा उस पर कभी एतबार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा एतबार मेरी बीवी ने नहीं, मेरी माँ, बहन और भाई ने तोड़ा है। तो मैं यकीन सिर्फ इन तीनों पर नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बीवी पर पूरा यकीन करूंगा। ये कहकर उसने सनोबर का हाथ थामा और कमरे में चला गया, जबकि जुबैर पीछे देखता रह गया। ये देख रही हैं आप, इसे कहें कि सनोबर को छोड़े। उसने मां की तरफ देखा। बेटा, तुम पहले छोड़ चुके हो और वो पकड़ चुका है, इसलिए अब इस पकड़ दकड़ से निकल आओ और उनको उनकी जिंदगी जीने दो, क्योंकि अगर उसे छोड़ भी दे तो लड़की तुम्हारी कभी नहीं हो सकेगी। इसीलिए तो कहा था कि वक्त से माजी से निकल आना चाहिए, वरना इंसान को सिर्फ खसारे ही मिलते हैं। अभी भी इन सब से जल्द बाहर निकल आओ और माजी का पीछा छोड़ दो, वरना नए हंसारे तुम्हारे मुंतजिर होंगे। हमसे जितना हो सका हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अम्मा ने बस इतना कहा और वहां से चली गई, जबकि वो दीवार के साथ गिरने के अंदाज में बैठता चला गया और हाथ अपने होंठों पर रखकर अपने अंदर उठने वाली कयामत से लड़ने लगा। आंखों से आंसू जारी थे और पछतावे ने उसे पल भर में बूढ़ा कर दिया, जबकि अंदर वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे और वो फिर से माजी का हिस्सा बन गया था। जो वक्त पर माजी को नहीं छोड़ता, फिर माजी उसे कहीं का नहीं छोड़ता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन